नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके कुल 50 लेक्चर्स आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपका अब हम लोग इकोनॉमिक्स वाला जो सब्जेक्ट है उसको भी लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों के इकोनॉमिक्स में भी कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं, तो आपको तीनों विषय के वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स में आपका पढ़ रहे थे वो आपका प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे चीज़ें समझ रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शंस के जो आपके नियम हैं उसको भी समझा था और फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट के बारे में भी यहाँ पे देख चुके थे। हमने आपको बताया था कि उत्पादन फलन में जो आपकी व्याख्या की गई वो दो प्रकार से की जाती है। पहला एक कंडीशन होता है जिसमें आपके दो कंडीशन होते हैं, जिसमें आपका जो भी चर होते हैं उसमें से एक आपका स्थिर होता है, सब आपके वेरिएबल परिवर्तनीय होते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं और सब आपके स्थिर होते हैं। तो ये आपका जो कंडीशन होती है दोनों, इसको हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट में पढ़ते हैं, जिस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। आज आपका जो सेकंड कंडीशन है इस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं या इसी को हम लोग रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे वो लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, जितने भी साधन हैं, जितने भी इनपुट हैं, वो सभी क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन आपके क्या हो जाते हैं, परिवर्तनीय हो जाते हैं। आप सभी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। पर आपके अल्पकाल में ऐसा संभव नहीं होता है। आप अल्पकाल में तुरंत पूंजी को तुरंत बढ़ा नहीं सकते हैं। ये आप लोग एग्जाम्पल अगर वास्तविक जीवन से भी जोड़ेंगे तो भी अगर आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आप पूंजी जो लगाएं उसमें फिर आप वृद्धि कर लें। पर आपका लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप पूंजी में भी वृद्धि कर सकते हैं, आपके प्लांट में भी वृद्धि कर सकते हैं, लेबर में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो हर चीज़ में आपके ऐसे सभी जितने साधन हैं लॉन्ग टर्म में आप सभी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा कंडीशन होता है इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत समझते हैं या इसी को हम लोग रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं, या हिंदी में बोले तो पैमाने का प्रतिफल भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो पैमाने का प्रतिफल हम लोग को आज समझना है दोस्तों। इसको समझने से पहले आपको तीन चीज़ जानना जरूरी है, या कह सकते हैं कि तीन चीज़ को आपको समझना, और इसको जान बिना आप इसको नहीं समझ सकते पैमाने का प्रतिफल। तो आपका जिसमें पहला चीज़ क्या है, आइसो प्रोडक्ट कर्व है, इसको आपको समझना होगा तब आप इसको पैमाने के प्रतिफल को समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आपका जो पैमाने का प्रतिफल है उसको हम लोग समझते हैं जब, यानी उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे आइसो प्रोडक्ट कर्व या इसे हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वहाँ सम उत्पाद वक्र भी इसे हम लोग बोलते हैं। फिर आपका दूसरा चीज़ है आइसो प्रोडक्ट मैप, ये क्या है इसको भी हम अभी आपको बताते हैं। और फिर आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। तो अभी आप लोग क्लियर कर लीजिए, आपको यहाँ पे चीज़ें एकदम आप लोग माइंड में क्लियर रखिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये जो पहला कंडीशन था, पहले कंडीशन में दो चीज़ें थी, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो रिटर्न टू स्केल को समझने वाले हैं। और इसको समझने के लिए, रिटर्न टू स्केल को समझने के लिए आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको ये पैमाने का प्रतिफल अच्छे से समझ में आएगा। पहला है आइसो प्रोडक्ट कर्व, दूसरा है आइसो प्रोडक्ट मैप, और आपका तीसरा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपकी मेन चीज़ें हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है इसको समझ लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक और चीज़ याद दिला दें कि हम लोगों ने जब डिमांड के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने आपका एक इसी तरह क्या बनाया था, हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग अनाधिमान वक्र बोले थे, या हम लोग उसे क्या बोले थे, इंडिफरेंस कर्व हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। जब हम लोग डिमांड एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़े थे। सेम उसी तरह हम लोग जब प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के बारे में ना पढ़ के हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में पढ़ते हैं।
क्योंकि यहाँ पे आपकी मांग के बारे में हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि पूर्ति के बारे से संबंधित है या प्रोडक्शन के बारे में है। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो समझना होता है उसे सम उत्पाद वक्र बोलते हैं। अब ये सम उत्पाद वक्र क्या है? सेम वही चीज़ है जैसा हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व में समझा था, बस यहाँ पे प्रोडक्शन से चीज़ें जुड़ी हैं, वहाँ पे आपकी क्या थी? मांग से जुड़ी हुई थी, वह संतुष्टि से जुड़ी हुई थी। तो ये क्या है, इसको समझ लेते हैं कि सम उत्पाद वक्र क्या है। पहले इसको अगर आप लोग समझिए, ये आइसो करंट भी इसे हम लोग बोलते हैं। इसे आपका फ्रिच, सैंडियर, हिग्स, कैल्सन और बोल्डिंग ने सब प्रथम इसको समझाया था। और ये क्या है इसको समझ लीजिए। द सेम स्पेसिफिक आउटपुट क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर से लेबर एंड कैपिटल आइसो प्रोडक्ट कर्व। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं, आइसो क्वांट भी जानते हैं, और आपको इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। अब ये है क्या, इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लाइन जो लिखी है इसको हम लोगों ने समझा। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए कि जब हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति के कितने साधन है? 2 साधन है, लेबर और कैपिटल। जो भी हम लोग लेबर और कैपिटल का रेशियो 1:2, 2:4, जो भी रेशियो हम लोग बनाएंगे उसमें आपका द सेम स्पेसिफिक आउटपुट क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इनपुट, यानी हम लोग चाहे जितने भी आपके डिफरेंस इनपुट अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लें, जो भी 2 फैक्टर है लेबर और कैपिटल, उसमें सभी का क्या होगा? सम उत्पाद होगा, मतलब समान उत्पादन आपकी होंगी। या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग की जो उत्पत्ति के साधन हैं उन साधनों का ऐसा संयोग हम लोग बनाएं जिनसे आपका समान उत्पादन प्राप्त हो। सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोगों को जैसे कि खिचड़ी बनानी है, तो आप लोग खिचड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं? दाल और चावल मिलाते हैं। अब आपको ये कहा जाए कि या तो आप दाल 2 कटोरी कर दीजिए और चावल 1 कटोरी कर दीजिए, या आपसे क्या कह दिया जाए कि 1 कटोरी आप दाल कर दीजिए और 2 कटोरी चावल कर दीजिए, तो दोनों में आपकी खिचड़ी क्या होगी? उतनी ही बनेगी। कहने का मतलब समझिए कि आपका यही क्या है? सम उत्पाद वक्र है कि जब हम लोग लेबर और कैपिटल का ऐसा संयोग बनाते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे आपका उत्पादन क्या हो? समान हो, तो उसी को सम उत्पाद वक्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, इसी को आपका सम उत्पाद वक्र कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी बताया, एग्जाम्पल ये भी बहुत आपका अच्छा एग्जाम्पल, इसको भी समझ लीजिए कि जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं तो आप 1 कटोरी दाल ले लीजिए और 2 कटोरी चावल ले लीजिए, तो आपका समान खिचड़ी पैदा हुई, यानी समान आपकी 2 लोगों की खिचड़ी बन गई। फिर आपको 2 लोगों की खिचड़ी बनानी है तो आप क्या कर दिए? 2 कटोरी दाल ले लिए और 1 कटोरी चावल ले लिए, तो भी आपकी क्या बनी? 2 लोगों का खिचड़ी बनी। तो यही क्या होता है, जब हम लोग 2 समान साधन, यहाँ पे दाल और क्या हो गई? चावल हो गई। तो इसी तरह आपका लेबर और कैपिटल होते हैं, तो लेबर और कैपिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि जिससे आपके उत्पादन क्या हो? समान हो, तो उसी को हम लोग सम उत्पाद वक्र कहते हैं। तो आशा है ये आपका सम उत्पाद वक्र क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। सम उत्पाद वक्र उत्पादन के 2 साधनों के उन संभावित संयोग को प्रदर्शित करते हैं जिनके प्रयोग से उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो आशा है जो चीज़ हमने अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया वही चीज़ देखिए लिखा भी है। तो ये आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखिए एक शेड्यूल बनाते हैं, इसको समझ लीजिए। एक शेड्यूल के अंतर्गत देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग 5 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसमें से पहला एक चीज़ क्या है? आपका लेबर है यूनिट के, और दूसरा कैपिटल के यूनिट है। देखिए अब पहला जो कॉम्बिनेशन ए बनाया उसमें हम लोग लेबर की 1 मात्रा रखें, या कह सकते हैं कि 1 यूनिट हम लोग लेबर के लिए और 15 यूनिट हम लोग क्या लिए? कैपिटल लिए। तो हम लोग का यहाँ पे आपका समान प्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पे जो ये है एल एंड के मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसको भी हम लोग आपको समझाते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए। मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम लोग एक वृद्धि करने पर, या कह सकते हैं एक लेबर की 1 यूनिट में वृद्धि करने पर कैपिटल की कितनी मात्रा हम लोग कम करें कि आपको समान उत्पादन प्राप्त हो। समझिए, मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यही होता है कि हम लोग लेबर और कैपिटल के ऐसे संयोग को जब हम लोग 1 की वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें कितनी कमी करें कि आपका समान उत्पादन प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे देखिए लेबर में 1 वृद्धि की, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल में कितनी कमी कर दी? 7 की कमी कर दी। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना हुआ? 1:7 हुआ।
फिर आपका दूसरा हम लोग जो कॉम्बिनेशन बनाया है 2 और 8 का, तो यहाँ पे आपका मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 1:7 है। तीसरे पे हम लोग सी पे जब बनाए तो हम लोगों ने लेबर की 1 वृद्धि की और आपका कैपिटल में हम लोग कितनी कमी कर दी, 3 की कमी कर दी, तो यहाँ पे भी आपका समान प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से देखिए हम लोग जैसे जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसमें एक की वृद्धि करने पर दूसरे की कुछ ना कुछ कमी करने पर ही हमको समान उत्पादन प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक की जब वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरे में हमको कमी भी करनी पड़ेगी, तभी आपका क्या होगा, समान उत्पादन हमें प्राप्त होता है। तो जो कमी हम लोग रेशियो बनाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आशा है आपको ये शेड्यूल क्या है इसको भी समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझें तो देखिए पहला जो आपका है ये आपकी पूंजी की इकाई है, ये आपकी श्रम की इकाई है। तो इसको अगर आप लोग समझिए कि श्रम की 1 इकाई पर और कैपिटल की 15 इकाई के उत्पादन पर हम लोगों को समान उत्पादन प्राप्त हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो ये आइसो करंट कर्व है, सॉरी ये देखिए आइसो क्वंट, ये देखिए कर्व है ना, ये कर्व है। इसमें देखिए इसमें सभी बिंदु पर आपको समान उत्पादन प्राप्त होगा। इस कर्व पे जो भी बिंदु हैं ए बी सी सभी बिंदु पर आपको क्या होंगे, समान उत्पादन प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम लोग देखिए शेड्यूल में भी समझे कि आपको सभी कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, समान उत्पादन प्राप्त होंगे। तो पहला आपका क्या है कि पहला आपने 15 कैपिटल लगाया है और 1 लेबर लगाया है, तो आपका यहाँ पे टच कर रहा है आइसो क्वंट को, समान उत्पादन प्राप्त कर रहा है। अब हम लोगों ने लेबर की मात्रा में जब वृद्धि की तो हमको क्या करना पड़ा, कैपिटल में कमी करनी पड़ी, तो हमको यहाँ पे आपको यहाँ पे समान उत्पादन प्राप्ति होगी। फिर आपका लेबर में जैसे वृद्धि किया तो हम लोगों ने कैपिटल में फिर भी कमी कर दिया, तो आपका यहाँ पे समान प्रोडक्शन प्राप्त मिल रहा है। फिर जैसे जैसे हम लोग लेबर की वृद्धि कर रहे हैं कैपिटल में हम लोग मात्रा घटाते जा रहे हैं और आइसो करंट पे हमारे देखिए सभी बिंदु क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सभी आपके क्या है, सभी बिंदु पर समान उत्पादन प्राप्त होते हैं। तो इस शेड्यूल के माध्यम से जब हम लोग ये कर्व खींचते हैं तो इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो क्वंट या आईपीसी बोलते हैं या आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। तो आशा है ये कर्व भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वही लॉजिक है जैसे हम लोगों ने वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझा था, उसी तरह यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड आइसो क्वंट या आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है, पहला चीज़ आपको आशा है क्लियर हो गया होगा, जैसे कि हमने यहाँ बताया था आइसो प्रोडक्ट कर्व। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व वही कर्व होता है जिसमें आपके सभी बिंदुओं पर, इस कर्व के सभी बिंदुओं पर आपको समान उत्पादन प्राप्त होते हैं और हमको इस समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें एक इकाई में वृद्धि करने के लिए हमें दूसरी इकाई में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है जिससे हमें समान उत्पादन प्राप्त हो। तो आशा है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए आइसो प्रोडक्ट मैप। अब ये सिंपल सा एक लाइन में यही है कि जब हम लोग एक से अधिक आइसो प्रोडक्ट कर्व बनाते हैं तो उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो प्रोडक्ट मैप बोलते हैं। जैसे देखिए पहला यहाँ पे IPC 100 है, फिर दूसरा IPC 200 है, IPC 300 है। तो यहाँ पे ये क्या है कि इस आईपीसी लाइन पर हम लोग लेबर और कैपिटल की जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे हमें 100 प्रोडक्शन प्राप्त होगा। चाहे हम लोग यहाँ पे करिए तो भी हमें 100 प्रोडक्शन प्राप्त होगा, चाहे यहाँ करिए तो भी 100 प्रोडक्शन प्राप्त होगा, चाहे यहाँ करिए तो भी 100 प्रोडक्शन प्राप्त होगा। उसी तरह दोस्तों जब हम लोग आपके ओरिजिन पॉइंट से जब हम लोग जितनी दूर पे आईपीसी हमारा मिलेगा उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन भी मिलेगा। मतलब क्या है कि आपका जैसे जैसे ओरिजिन पॉइंट से जो भी दूरी पे होगी आईपीसी उससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम ज़्यादा इकाई भी लगाते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन भी हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, K1 कैपिटल लगा रहे थे, तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ा, K1 से K1 और कैपिटल लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे भी जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा था आपका, अब हम लोग को ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे L1 जो लेबर लग रहा था अब यहाँ पे L1 और लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों कि जब हम लोग ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दोनों का हम लोग वृद्धि करते हैं कॉम्बिनेशन में, तो हमें क्या मिलती है, आपकी उच्चतर आईपीसी मिलती है जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा ये समझिए कि ये देखिए यहाँ पे आपका इस बिंदु पर, इस वाली लाइन पर, इस आईपीसी पर आपके सभी बिंदुओं पर समान उत्पादन प्राप्त होगा और इस बिंदु पर आपको समान उत्पादन प्राप्त होगा जो कि आपका 200 प्रोडक्शन है। फिर आप जैसे और ओरिजिन से जितनी दूर जाते जाएंगे
उसमें आपको और अधिक प्रोडक्शन प्राप्त होगा, पर इस ओरिजिन पे आपके सभी बिंदु पर यानी इस आईपीसी के सभी बिंदु पर आपको समान उत्पादन प्राप्त होगा। चाहे इस पॉइंट पे जाइए, चाहे इस पॉइंट पे जाइए, चाहे इस पॉइंट पे जाइए, आपको 300 प्रोडक्शन प्राप्त होगा। तो यही क्या है, आपका आइसो प्रोडक्ट मैप है। जब हम लोग एक से अधिक आईपीसी कर्व को एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम उत्पादन वक्र मानचित्र बोलते हैं। तो एक से अधिक सम उत्पादन वक्रों के समूह को प्रदर्शित करने वाला चित्र सम उत्पाद वक्र मानचित्र कहलाता है। तो आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आईपीसी आपको समझ में आ गया तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें आपका यहाँ शेड्यूल में समझे थे, ये आपका मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसको भी हम लोग यहाँ पे अलग से समझ लेते हैं। आप लोग अभी हमने बता भी दिया है कि होता क्या है दोस्तों, कि सब्स्टिट्यूशन लेबर और फॉर कैपिटल मतलब क्या है कि लेबर की कौन सी इकाई बढ़ाएं, या लेबर के हम लोग जितनी इकाई बढ़ाते हैं उसके लिए कैपिटल कितनी इकाई छोड़ता है, या कैपिटल अपनी कितनी इकाई में कमी करे कि आपका प्रोडक्शन क्या हो, समान हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है या चेंजेस है लेबर की वृद्धि और कैपिटल की आपकी कमी, ये जो चेंजेस का कॉम्बिनेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे हम लोग इंडिफरेंस कर्व में मांग वाले में समझे थे आपका प्रतिस्थापन की सीमांत दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझे थे, वैसे ही यहाँ प्रोडक्शन में आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राविधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर स्पष्ट करती है जिस पर बिना उत्पादन के स्तर में परिवर्तन किए हुए साधनों में प्रतिस्थापन किया जाता है। मतलब क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए, जैसे हमने अभी खिचड़ी वाला एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे आपका 2 लोगों की खिचड़ी बन रही थी, जिसमें हम लोगों ने 1 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल ले रहे थे। तो यहाँ पे 1:2 का क्या बना था, कॉम्बिनेशन बना था। अब हम लोग 1 की यहाँ पे क्या करें, वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 1 की कमी भी करनी पड़ रही है, तभी हमें समान उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये जो चेंजेस है आपका कैपिटल और लेबर के चेंजेस हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए हम लोग डिक्रीज के यानी कि कैपिटल की हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 8 कैपिटल घटाया। ये देखिए कैपिटल की कितनी मात्रा हम लोग घटा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 7 कैपिटल की मात्रा घटा रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग 15 में से 7 घटाए और 1 में वृद्धि किया लेबर की। तो यही आपका क्या है, अगर हम लोग इसको इक्वेशन में देखेंगे तो डिक्रीज किया कितना हुआ, हमने 7 का किया और इंक्रीज कितना किया, 1 का। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, 7:1 का, जो कि हम लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही होता है कि सीमांत दर वह दर स्पष्ट करती है जिस पर बिना उत्पादन के स्तर में परिवर्तन किए हुए, मतलब 100 प्रोडक्शन हम लोग जो कर रहे थे उसमें वही चीज़ रहे, प्रोडक्शन 100 ही रहे, और हम लोग लेबर की मात्रा में वृद्धि कर दें और कैपिटल की मात्रा में कमी कर दें। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा या रेशियो बनेगा, इसी को हम लोग MRTS-LK बोलते हैं या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इक्वेशन क्वेश्चन में आपका पूछता है, यहाँ पे जब LK होता है तो मतलब क्या होता है कि हम लोग L की मात्रा में इंक्रीज कर रहे हैं और कैपिटल की मात्रा में डिक्रीज कर रहे हैं। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जो डिक्रीज वाला चीज़ होती है या जिसमें कमी की जाती है उसको हमेशा ऊपर लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि आपकी कमी ज़्यादा होती है। नॉर्मली यहाँ पे इक्वेशन बेस में अगर समझेंगे तो डिक्रीज वाली चीज़ हमेशा ऊपर जाती है और इंक्रीज वाली चीज़ हमेशा नीचे जाती है। ये जरूरी नहीं कि कैपिटल ही हमेशा क्या हो, डिक्रीज हो। आपका यहाँ पे दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि MRTS-KL बताइए, TS-KL बताइए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका डिक्रीज क्या होगा, लेबर होगा, और इंक्रीज क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ऐसा भी आपका क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे एग्जांपल में कि MRTS-LK, या ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर रेशियो कैपिटल का क्या होगा फॉर्मूला सही। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी ऐसे भी देखिए, ऐसे भी लिखते हैं, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा नहीं है, इसको हम लोग डेल्टा K अपॉन डेल्टा L भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये भी समझिएगा, डेल्टा मतलब चेंजेस ऑफ कैपिटल और डेल्टा L मतलब चेंजेस ऑफ लेबर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका 3 चीज़ें थी, इसको अगर हम लोग यहाँ पे समझ लें, ये चीज़ समझ लीजिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे देखिए आपका क्या है, कैपिटल की मात्रा है और यहाँ पे लेबर की मात्रा है। अब ये देखिए ये आपका क्या है, आईपीसी है। इस बिंदु के सभी बिंदु पर क्या होगा, आपको समान उत्पादन प्राप्त होंगे। ये चीज़ हमने अभी आपको बताया ही।
अब देखिए हुआ क्या है कि पहले आपको बी प्रोडक्शन होता था किसमें, एल की इतनी मात्रा से और के की इतनी मात्रा से। समझ में आया? मतलब यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे मान लीजिए ये कैपिटल आपकी 2 है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, 1:2। अब हमें क्या करना है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अगर निकालना है कैपिटल का और लेबर में, यानी कि एल के का हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालें, तो यहाँ पे हम लोगों को एल की जितनी वृद्धि की उसमें हम लोग को कमी कितना करना पड़ रहा है, यहाँ पे ये डेल्टा के की कमी करनी पड़ रही है डेल्टा एल में वृद्धि करने के लिए। समझ में आया कि डेल्टा एल की वृद्धि हो रही है और डेल्टा के की कमी हो रही है, जिससे हमारा प्रोडक्शन लाइन पे कहाँ आ रहा है, यहाँ टच कर रहा है, आईपीसी को यहाँ टच कर रहा है। तो इस पे भी हमें क्या मिलेगा, समान उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो ये रेशियो जो बन जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका यही कराएगा डिक्रीज ऑफ कैपिटल। यहाँ पे देखिए डिक्रीज कर रहा है कैपिटल और इंक्रीज ऑफ लेबर, इंक्रीज यहाँ लेबर इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज ऑफ कैपिटल और इंक्रीज ऑफ लेबर, इसी को हम लोग डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल भी समझते हैं। तो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये आखिरी पॉइंट था। अब दोस्तों अब ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, तो अब आपको ये जो आपका रिटर्न टू स्केल है इसको हम लोग अब अच्छे से समझ सकते हैं। आपका ये रिटर्न टू स्केल जो है अब हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आप लोग इस तीनों चीज़ को फिर से समझिएगा और एक बार आप लोग बुक में भी थोड़ा सा पढ़िएगा, ये 3 चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आपको रिटर्न टू स्केल भी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्यों दोस्तों हमको आइसो प्रोडक्ट कर्व को समझना ज़रूरी था रिटर्न टू स्केल समझने के लिए? होता क्या है दोस्तों कि आपका आगत तथा निर्गत जो भी आपका इनपुट और आउटपुट है उसमें जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति क्यों होता है उसको समझने के लिए हम लोग सम उत्पादन वक्र के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग दीर्घ काल में आपका रिटर्न टू स्केल समझने के लिए हमें आइसो प्रोडक्ट कर्व को ही समझना पहले जरूरी होता है, इसलिए हम यहाँ पे तीनों चीज़ों को आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बती है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये दिया है आपका आइसोक्वेंट ऑफ निगेटिव स्लोप। दोस्तों ये चीज़ क्या कह रहा है कि आइसोक्वेंट हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए डाउनवर्ड स्लोप होता है आईपीसी। देखिए आइसोक्वेंट ये देखिए हमेशा क्या है, डाउनवर्ड स्लोप में होता है। ये डाउनवर्ड स्लोप में क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हमें उत्पादन की मात्रा को समान रखना होता है, तो हम जब तक किसी चीज़ में कमी नहीं करेंगे तो हम लोग किसी चीज़ में वृद्धि नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि आईपीसी कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है या निगेटिव स्लोप होता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कॉजेस ऑफ एमआरटीएस के कारण। देखिए कॉजेस ऑफ एमआरटीएस के कारण ही क्या है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोप होती है। फिर दूसरा आपका यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या है कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए 2 तरीके की आपकी होती है, आपकी जो आपकी यहाँ पे जो चित्र होती है, एक ऐसी होती है और दूसरी जैसे कि आईपीसी ये बना है ऐसी होती है। तो ये आपका क्या होता है, कनकेव होता है और ये आपका कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो ये देखिए ये कॉन्वेक्स होती है, तो यानी ये ओरिजिन ऑफ द कॉन्वेक्स, मतलब ये ओरिजिन के नतोदर होती है। हिंदी में नतोदर बोलते हैं, इसे उतोदर बोलते हैं। समझ में आया? इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको कनकेव बोलते हैं। तो आपका जो आईपीसी होता है वो हमेशा क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द कॉन्वेक्स होता है, मतलब आपकी ऐसी होती है ना कि ऐसा होता है। तो इसको हम लोग हमेशा याद रखिए, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि आईपीसी आपके ओरिजिन टू कैसे होती है, कन्वेक्स होती है, कनकेव होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा। फिर दूसरा यहाँ पे तीसरा पॉइंट है डू नॉट इंटरसेप्ट ईच अदर। अब इसको समझने के लिए इस वाला चित्र को देखिए कि यहाँ पे देखिए चाहे जितना भी आईपीसी बन जाए, चाहे जितना भी आईपीसी बन जाए, ये आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं करेंगे या एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसे कभी देखिए काटेंगे नहीं, हमेशा ये क्या होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी और कभी भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है कि डू नॉट इंटरसेप्ट ईच अदर। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, आइसोक्वेंट ओवल शेप। आइसोक्वेंट ओवल शेप का क्या मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे यही चीज़ है कि ये आपका ओवल शेप में होता है। मतलब देखिए ऐसे होता है, वास्तव में आपका जो कन्वेक्स होता है, अंडाकार जानते हैं, अंडाकार जो शेप होता है, जैसे अंडा देखिए आपका ऐसे होता है ना, तो उसी को ओवल बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो आपका जो आइसोक्वेंट होगा वो ओवल शेप का होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम्पल्स में ये आपके एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग आपके ऑप्शन देके। तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 4 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो ये चीज़ आपको चारों प्रॉपर्टीज़ आपको आशा है समझ में आ गई होंगी। तो आशा है दोस्तों आज की चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इतनी चीज़ें थी दोस्तों, गलती से ये चीज़ छूट गई थी,
प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपका रिटर्न टू स्केल जो है उसको समझेंगे। तो दोस्तों इसका आपका जो पिछले वाला जितने भी बैक टॉपिक्स हमने पढ़ाया है उसको एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा आप लोग गैपिंग हो गई है, तो इसलिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपका बीच बीच में थोड़ा सा भूलने की यहाँ प्रवृत्ति रहेगी। तो आशा है दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।